आज हमारे साथ बहरिया यूनिवर्सिटी का एक बहुत बड़ा नाम लूमी करीम है, जो कि फ़ाइटर हैं। लेट 2007 में उन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया। उन्होंने CS में जो है वो ग्रेजुएट किया है। आज वो हमारे साथ हैं, उनके साथ आज बात होगी। और थोड़ा सा हमने एक डिफरेंट बहरिया यूनिवर्सिटी के नाम को बुलाया, क्योंकि ऑब्वियसली एक बहुत सेम जा रहा, तो इसलिए मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट करने की कोशिश की। वी हैव विद अस लूमी। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र। आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि बॉक्सर में और फाइटर में क्या फ़र्क है? आपने कहा आपको फाइटर कहूँ, तो फाइटर और बॉक्सर में क्या फ़र्क है? काफ़ी ज़्यादा फ़र्क होता है। बॉक्सर जो है सिर्फ स्पोर्ट बॉक्सिंग से रिलेटेड होते हैं, इन विच दे ओनली पंच, दे ओनली यूज़ देयर हैंड्स। लेकिन मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स जो है, इट्स अ स्पोर्ट वेयर यू कैन किक, पंच, नी, एल्बो, द फाइट कैन गो टू द ग्राउंड, खड़े रह के मारना और जो है ना ज़मीन पे गिरा के दाव पेच लगाना, और बहुत सारी चीज़ें मिक्स होती हैं। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है एक MMA फाइटर में और एक बॉक्सर में, क्योंकि बॉक्सर जो होते हैं उनकी एक ही टेक्निक होती है, दे कैन ओनली पंच। लेकिन मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स जो एथलीट्स होते हैं उनकी बहुत ज़्यादा वेरिएशंस होती हैं, बहुत वेराइटीज़ होती हैं टेक्निक्स की। दुख नहीं होता दूसरे को मारते हुए कि उसको लग रही है चोट या दर्द हो रहा है बेचारे को, कि नहीं आप लोग बस बिकॉज आपका प्रोफेशन है तो आप लोग बस मारते हैं, लेकिन एक ऑब्वियसली एक एज ए ह्यूमन आपको होता है कि बेचारे को मार रहा हूँ, ये इस तरह नहीं होता आप लोगों को? फाइट से पहले तो नहीं होता ज़ाहिर है, अच्छा। क्योंकि हमें पता है कि वो भी उतनी ही ट्रेनिंग करके आया है, उसका भी यही एम है कि ही वांट्स टू पंच मी इन द फेस, आई वांट टू पंच हिम इन द फेस। अच्छा। लेकिन फाइट के बाद हमेशा यही होता है कि जितनी भी एनिमोसिटी हो या जो भी ड्रामा चल रहा हो, वो सारा जो है ना फाइट के बाद कुछ भी नहीं होता, एवरीथिंग जस्ट वैनिशेस। अच्छा, और मुझे आप बताएं, आपकी ट्रेनिंग के बारे में बताएं। आपने ट्रेनिंग कहाँ से ली? आइडिया कहाँ से इनिशिएट हुआ कि आपने एक फ़ाइटर बनने, क्योंकि ऑब्वियसली डॉक्टर बनना और टीचर बनना, प्रोफेसर बनना, या ये हर किसी का एक प्रोफेशन, जो एक कॉमन प्रोफेशन है। फ़ाइटर बनना इज़ अ वेरी डिफरेंट प्रोफेशन। आपको कैसे आइडिया आया? स्टार्टेड ऑफ विद माय ब्रदर्स एक्चुअली। अच्छा। दोनों जो मेरे बड़े भाई हैं वो मेरे कोचेज़ हैं। उनके साथ ही मैं हल्की फुल्की थोड़ी बहुत ट्रेनिंग करता था फिटनेस के लिए। उसके बाद वी स्टार्टेड दिस ताइक्वांडो कैंप, जो नेशनल टीम के अंडर कैंप लगा था। और वहाँ पे जब फर्स्ट टाइम एवर व्हेन आई गॉट किक्ड इन द फेस, तो मुझे एक जो ना स्पार्क सा मिला कि दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, क्योंकि आई प्लेड ऑलमोस्ट एवरी स्पोर्ट। OA लेवल्स में सारी स्पोर्ट्स खेली, बास्केटबॉल, क्रिकेट, फुटबॉल, लेकिन किसी चीज़ में वो चार्म मुझे फील नहीं हुआ। और डेस्क जॉब करने का मुझे इतना कोई शौक़ नहीं था बचपन से। तो जब you know, like I said, the first time ever I got kicked in the face, तो मुझे हुआ कि this is probably what I want to do in life. प्रोफेशनली तो उस टाइम मुझे इतना आइडिया नहीं था, क्योंकि सब यही कहते थे कि स्कोप नहीं है, इसका स्कोप नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते। डिस्करेजमेंट ऑब्वियसली मिलती है, बहुत ज़्यादा डिस्करेज किया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स ने हमेशा ही कहा था कि whatever you do just make sure कि you do something good in life, कि ख़ुद को सस्टेन कर सको। और अल्हम्दुलिल्लाह उनकी दुआओं से और जो है ना भाइयों की मेहनत के साथ साथ रेगुलरली ट्रेनिंग करते रहे। इट्स बीन ऑलमोस्ट 8-9 years कॉन्स्टेंटली कंसिस्टेंटली जो है ट्रेनिंग करते रहे, और साथ साथ सपोर्ट थी, पेरेंट्स की सपोर्ट थी, दोस्तों की थी, एवरीवन सपोर्टेड। शुरू में ये था कि MMA वाज अ न्यू स्पोर्ट इन पाकिस्तान, तो अभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। अच्छा, आपने मुझे बताया भी कि आप MMA जो है वो फाइटर हैं। MMA है क्या? MMA बेसिकली मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की एब्रिविएशन बनती है। जी, नाम से ही ज़ाहिर होता है मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स की। दुनिया भर के जितने मार्शल आर्ट्स थे सबको दे वर ब्रॉट ऑन टू वन प्लेटफॉर्म, और जस्ट टू सी के दुनिया का सबसे बेस्ट मार्शल आर्ट्स कौन सा है। लेकिन फिर इससे ये बात डिराइव हुई कि मार्शल आर्ट्स कोई बेस्ट नहीं होता, जो एथलीट होता है, जो फाइटर होता है, वो बेस्ट होता है। अच्छा, मतलब तो सब इसको मिला के हम मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स कहते हैं। अच्छा, वो जो एक और भी होता है, मुझे उसका नाम बिल्कुल जहन से निकल गया है, बच्चे जो करते हैं आज के पत्नी बेल्ट, हाँ, वो भी इसमें इंक्लूडेड है। वो एवरीथिंग इज इंक्लूडेड, क्योंकि हर एक चीज़ की टेक्निक आप इस्तेमाल करते हैं। देयर इज अ लॉट ऑफ फॉर्म्स ऑफ मार्शल आर्ट्स व्हिच टीच यू वेयर टू फाइट एंड हाउ टू फाइट। तो मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के अंदर सारी इंक्लूड होती हैं, सो स्टैंड अप से लेके ग्राउंड तक, यू कैन फाइट ऑफ ऑफ योर बैक, यू कैन फाइट व्हाइल स्टैंडिंग अप, यू कैन टेक समवन डाउन ऑन द ग्राउंड, और वहाँ पे जो है फाइट कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपका ताल्लुक जो है वो हुंजा से, गिलगित बल्तिस्तान से कम्प्लीटली, मतलब ऑब्वियसली इस्लामाबाद से कोई आता, लाहौर से कोई आता, तो ऑब्वियसली बिग सिटीज़ ऑफ पाकिस्तान है, एक्सेप्टेंस भी ज़रा ज़्यादा होती। हुंजा में कितना आपको एक्सेप्टेंस का लेवल मिला? पेरेंट्स का कितना सपोर्ट रहा? कि ऑब्वियसली अब वो यही चाहते हैं, हर पेरेंट्स यही चाहते हैं कि बच्चा जो है वो कोई ऐसे प्रोफेशन में जाए जो सेफ हो, कमा सके कल को। आपको कितना सपोर्ट रहा पेरेंट्स का? Like I said, इनिशियली तो थोड़ा
थोड़ा नहीं, काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस थी पेरेंट्स की तरफ से। सोसाइटी ऐसी है हमारी, ऑफ कोर्स आपको ये पता होगा कि कुछ अनयूजुअल हो तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा मिलती है, और पेरेंट्स को जो है ना कंप्लेंट्स मिलती थी कि आपके बच्चे लड़ना सीख रहे हैं। 2012 के बाद जो है व्हेन आई वॉन अ चैम्पियनशिप बेल्ट इन लाहौर, तो वहाँ से थोड़ी बहुत जो ना सपोर्ट स्टार्ट हुई। लेकिन माई मदर इज़ ऑलवेज बीन सपोर्टिव ऑफ दिस, क्योंकि शी स्टडीड फ्रॉम अब्रॉड, तो उनको पता है कि हाउ थिंग्स वर्क इन द वर्ल्ड। वालिद साहब जो है ना वो होते ही परमानेंटली गिलगित बेस्ड हैं, किसी वर्क्स देयर, तो उनको थोड़ी सी फ़िक्र थी कि कहीं ऐसा ना हो कि इस्लामाबाद, क्योंकि इट वाज अ बिग थिंग फॉर अस के हुंजा से उठ के हम आए हैं इस्लामाबाद पढ़ने के बंदा लिए। पाकिस्तान से बाहर मुल्क जा रहा है। एग्जैक्टली, तो उसको थोड़ा जो है ना वो सस्टेन करना उनको मुश्किल लगा था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग गुड इन दिस, तो उन्होंने भी जो है सपोर्ट करना शुरू कर दिया। इसमें बेसिकली हुंजा मेरे ख्याल के मुताबिक जो है ना हुंजा से होना इज़ अ वेरी बिग एडवांटेज फॉर मी, क्योंकि हमारे वहाँ के लोग जिस तरह आम ज़बान में बोलते हैं पहाड़ी लोग हैं, रफ टेरेन में रहने वाले लोग हैं, एंड जो रिजिड टाइप की स्पोर्ट्स वगैरह हो गई, जो फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं ज़्यादा पसंद होती हैं। तो इस तरह के जब स्पोर्ट हमने शुरू किया तो बेसिकली माय फादर इज़ आल्सो अ ब्लैक बेल्ट इन ताइक्वांडो, तो ही नोज़ हाउ इट इज़। उनको पता था कि बहुत ज़्यादा मुश्किलात होती हैं इसमें, यू नीड टू मेंटेन अ लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि एथलीट होना इज़ नॉट एन ईजी जॉब। तो इसीलिए जो है ना वन ऑफ द कंसर्न्स वाज दैट एज़ वेल। और उसके बाद फिर हुंजा से होना और इस फील्ड में आना, हुंजा से तो खैर हुंजा से और गिलगित बल्तिस्तान पूरे हर जगह से बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिली उनके आम जो है ना लोगों से, तो इट वाज अ रोलर कोस्टर राइड फॉर मी। मुझे बताएं कि एग्रेशन जो है, ऑब्वियसली आपका जो प्रोफेशन है उससे एग्रेशन को बहुत लिंक किया जाता है कि लोग बहुत एग्रेसिव होते हैं। ऑब्वियसली जो बच्चे या जो छोटे बच्चे जो ऑब्वियसली बॉक्सिंग या जो फाइटिंग वगैरह वो देख रहे होते हैं, उनको बड़ा मना किया जाता है कि ना देखा जाए, क्योंकि वो भी सीखते हैं, फिर उनमें एग्रेशन आता है। आप में बीइंग अ फाइटर एग्रेशन को कंट्रोल करने की एबिलिटी ज़्यादा आई है या एग्रेशन को कम करने की, या ज़्यादा गुस्सा आता है हर बात पे, बस दिल करता है उसको पकड़ के मारूं? इट्स एक्चुअली वेरी गुड एंड वेरी एजुकेटिंग क्वेश्चन। ये जो है बहुत ही एक बड़ी मिथ है कि जो है ना जो लोग लड़ते हैं बहुत वसीले होते हैं, या प्रोफेशनली जो ये इस तरह की जो है ना प्रोफेशन जिनका होता है। व्हाट आई बिलीव इज़ दैट आप कोई भी मार्शल आर्ट या कोई भी डिसिप्लिन जो है ना बच्चों को अगर सिखाते हैं, तो सबसे बेसिक चीज़ मार्शल आर्ट्स की जो होती है वो डिसिप्लिन होती है। यूनिफॉर्म पहनना, बेल्ट प्रॉपर तरीके से बांधना, साफ़ सुथरा यूनिफॉर्म पहन के जो है ना ट्रेनिंग पे जाना, बच्चों को जो है ना ये नसीहत करना कि ट्रेनिंग से पहले ट्रेनिंग के बाद आपने ज़रूर शावर करना है, साफ़ रहना है। तो दिस इज़ अ वे ऑफ लाइफ, इट्स अ लाइफ स्टाइल। जहाँ तक ताल्लुक़ है लड़ने का या फ़ाइट करने का, दैट इज़ जस्ट 5% ऑफ द इंटायर गेम। असल जो इसके अंदर चीज़ होती है दैट इज़ हाउ हार्ड यू वर्क, मेहनत करना सिखाते हैं। और जो है ना बिकॉज आई मीन एज एन MMA एथलीट वी गेट पंच इन द फेस एवरी सेकेंड डे। जिम के अंदर अगर हम हमारे 4 घंटे का ट्रेनिंग सेशन होता है, 2 घंटे तो वी गेट पंच इन द फेस। तो एज अ प्रोफेशनल तो उसमें ऑफ कोर्स व्हेन यू गेट हिट इन द फेस सो मेनी टाइम्स, तो आपका एंगर जो है ना काफ़ी टोन डाउन होना शुरू हो जाता है। यू गेट वेरी टेम्ड एंड वेरी रिलैक्सड, क्योंकि आपको बिगिनर्स के साथ अक्सर ये होता है कि दे कम इन एंग्री, और जो है ना गुस्से से आके दे जस्ट ट्राई टू take your head off of your, you know, your chin off of your face, कि they want to knock you out or something। लेकिन सीनियर होने का फिर जो है ना एक हम उनको ये दर्स देते हैं कि you need to calm your anger down। लेकिन देखिए इसमें ये बात है कि ऑब्वियसली जब वो आपको मार रहा है तो आप भी उसको मार रहे हैं, एंगर जो है वो आपका कम हुआ। लेकिन जो लोग आपको देख रहे होते हैं, छोटे बच्चे, मुझे याद है मेरा भाई 4th में था और वो ये रेसलिंग वगैरह बहुत देखता था, और हमेशा उसके स्कूल से शिकायत आती थी कि वो जाके बच्चों को मारता है। तो क्योंकि वो देखते हैं वो उसको ऑब्वियसली वो उसको फिर बाद में करता नहीं है, दूसरों को मार नहीं सकता। तो आप तो ऑब्वियसली जब दूसरों को मारते हैं आपका एंगर कम हो जाता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। व्हेन यू गो इनटू अ फाइट, जो प्रोफेशनली जब हम व्हेन वी गो इनटू अ फाइट, और एक्चुअली जब फाइट होती है तो उसमें हमारा एंगर लेवल बिल्कुल ज़ीरो होता है। वी नीड टू गो इन अ फाइट विद ज़ीरो एंगर, क्योंकि जितना बंदा ज़्यादा गुस्सा करता है उतना जो है ना उसको होश में नहीं रहता, और आपको टेक्निकल रहने के लिए जो है ना गुस्सा साइड पे रखना पड़ता है। और यही होता है कि इफ़ यू हैव अ प्रॉपर प्लेटफॉर्म विच इज़ योर जिम, ऑफ कोर्स, जहाँ पे आप ट्रेनिंग करते हैं, रोज़ डेली बेसिस पे आप गुस्सा जिम में निकालते हैं, तो आई बिलीव कि जो ना जितने भी मार्शल आर्टिस्ट हैं दे आर एक्चुअली सेफर दैन नॉर्मल पीपल,
कि जितना आम लोगों को गुस्सा आता है उतना जो ना फ्रस्ट्रेट वो होते हैं, उससे ज़्यादा सेफ हम है कि हमें गुस्सा जितना भी आता है हम लोग सारे जिम में निकालते हैं। वी हिट द बैग्स, जो ट्रेनिंग करते हैं, वेट लिफ्ट करते हैं, टेक्निक्स ड्रिल करते हैं, और जितने भी आपस में जो है ना प्रैक्टिस फाइट्स, इसको स्पारिंग बोलते हैं, वो स्पारिंग जितनी होती है उतने जो है ना सारा गुस्सा जिम में ही निकल आता है। एंगर मैनेजमेंट के लिए आप कह रहे हैं कि जिम इज़ वेरी गुड। I actually started this as an anger management program. अच्छा। क्योंकि as a child I used to get a lot of trouble. I would walk into trouble, और जो है ना अपने से बड़ी उम्र वालों के साथ लड़ना, और एंगर मैनेजमेंट के जो बहुत इश्यूज थे, बुली होना और इस तरह की काफ़ी चीज़ें थी। लेकिन उसके बाद फिर when I started training, फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि how easy it is for an MMA athlete to hurt someone. तो कहते हैं ना विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना इस बात का एहसास होता रहा। और अच्छा, मतलब अगर आप में हम में से किसी को भी गुस्सा है तो हम जिम में जाके, तो वो एक जिम में प्रॉपर एक वो होता है मेरे ख्याल से जिसमें आप हिट करते हैं, उसको आप हिट करें तो आपका जो टेम्पर है वो आप बिल्कुल आप ज़रा टोन डाउन हो जाएंगे। एग्जैक्टली, बिकॉज यू नीड समथिंग टू वेंट आउट। और आई थिंक फिजिकल एक्टिविटी से ज़्यादा, बेशक वो कोई भी फिजिकल एक्टिविटी हो, ज़रूरी नहीं है कि यू गो एंड हिट द बैग। आप कोई भी स्पोर्ट कर सकते हैं, जैसा यूजुअली बॉडी बिल्डिंग वगैरह जो है लोग करते हैं, वो वहाँ पे जो है उनका द वे ऑफ एक्सप्रेसिंग द एंगर, कि उनके एक्सप्रेशन जैसे बने होते हैं कि मीन फेस बना के जो है ना वो वेट्स उठा रहे होते हैं। सो दैट्स अनदर वे ऑफ वेंटिंग आउट। तो इट्स जस्ट सिंपल एज दैट। अच्छा, और आप मतलब ऑब्वियसली जिम का आप कह रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एंगर मैनेजमेंट में भी और फिटनेस के। आप कितना फिटनेस का ख्याल रखते हैं? फिट रहना है, वेट ज़्यादा ना हो जाए, क्योंकि ऑब्वियसली अब एक भारी भरकम इंसान तो ऑब्वियसली फाइटिंग नहीं कर सकता। क्या आपका क्या डाइट होता है? कोई स्पेसिफिक कोई चीज़ खाते हैं, कोई स्पेसिफिक डाइट लेते हैं या नहीं? फर्स्ट ऑफ, हमारी जो है ना हर फाइट की वेट क्लासेस होती हैं, कैटेगरीज होती हैं। अ गाय वेइंग 50 किलोज कैन आल्सो फाइट, लेकिन ये है कि वेट कैटेगरीज के हिसाब से ऐसा होता है कि द वन whom you are fighting needs to be at the same weight. तो अगर इफ़ आई weigh 100 kilos, my opponent is going to be 100 kilos. अच्छा। और जिस तरह यूजुअली WWE में दिखाते हैं कि एक जो है ना 50 किलो के बंदे को 150 किलो के बंदे से लड़ा रहे होते हैं, that doesn't happen in real life. That's just because अच्छा, रेसलिंग भी डिफरेंट है आप इससे? वो एंटरटेनमेंट होती है, इट्स जस्ट और मैंने तो सुना फेक भी होती है। वो होती फेक है, एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड, लेकिन वो ट्रेंड एथलीट्स होते हैं। दे वर्क अ लॉट। उनको जो है ना एक्टिंग स्कूल्स में भेजा जाता है शुरू में, when they get selected for any organization। तो अपने ऑर्गेनाइजेशंस की एक्टिंग स्कूल्स होते हैं, वो उनको एक्टिंग स्कूल्स में भेजते हैं। उसके बाद उनके एक्टिंग सिखा के वहाँ से जो है ना उनको प्रॉपर एक एक्टर बना के, एथलीट जॉन एक्टर सीना बना वगैरह के। तभी इतने वो हैं। जी, ये सारे जो है ना एथलीट्स हैं हैवी। अच्छा, मेरे को पता है कि हम आप मारे तो बस फिर मतलब फेक है वो। उनको एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड कि मैं इस तरह शॉट मारूंगा तो आपने ऐसा गिरना है, उसके बाद मैंने ये करूंगा, फिर मैं इस तरह जीत जाऊंगा। सो एवरीथिंग गोज ऑन अकॉर्डिंगली। अच्छा, मैं ब्रेक का टाइम हो गया। ब्रेक पे जाने से पहले मैं ज़रा उलूमी का आपको बता दूं कि इन्होंने इनकी जो अचीवमेंट्स हैं, फर्स्ट पाकिस्तानी जिन्होंने VCL वर्ल्ड लाइट वेट चैम्पियन टाइटल बेल्ट जीती। और ये बेल्ट का क्या होता है? जो ब्लैक बेल्ट होती है, कौन सी बेल्ट? नहीं, दिस इज जस्ट अ चैंपियनशिप बेल्ट, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से होती है। अच्छा, और वो फिर आपके पास रहती है सारी ज़िंदगी? जी। अच्छा, और फाइट का जो स्टाइल है वो मैंने आपको बता दिया। MMA है, म्यूआ थाई, ब्राज़ीलियन जिउ जित्सु, ब्लू बेल्ट जी। अच्छा, इसमें बेल्ट ब्लू और ब्लैक, ठीक है। और करंट रैंकिंग जो है साउथ एशिया में 19th है आउट ऑफ 143। हम देखें हमारे पाकिस्तान में, हमारे यूनिवर्सिटी में, हमारे मुल्क में इतने बड़े बड़े नाम और इतने बड़े बड़े लोग हैं, लेकिन हम लोग को पता नहीं होता, हम लोग बिल्कुल इग्नोर कर जाते हैं। ब्रेक का टाइम हुआ है, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो उलूमी हमारे साथ होंगे और बातें करेंगे। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग राइज एंड शाइन विद बहरिया। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे साथ उलूमी हैं जो कि MM फाइटर हैं। उन्होंने कहा है कि उनको बॉक्सर नहीं कहना, और उन्होंने शुरू में आपको रीज़न भी बता दिया। मुझे बताएं कि आप फाइनेंसेस को कैसे मैनेज करते हैं? कोई आपका है सपोर्ट फाइनेंसेस के लिए? क्योंकि ऑब्वियसली आप बाहर टूर्स भी करते हैं, होटल्स का भी खर्चा होता होगा, खाने पीने का भी खर्चा होता होगा। किस तरह से मैनेज करते हैं फाइनेंसेस को? इनिशियली तो काफ़ी मुश्किल था। हमें स्पॉन्सर्स ढूंढने पड़ते थे, लोगों से रिक्वेस्ट करना पड़ता था। स्पेशली मैं तो जो है आई वुड रिक्वेस्ट पीपल ऑन सोशल मीडिया के इफ़ समवन कैन कंट्रीब्यूट।
और मोस्टली फैमिली फ्रेंड्स में से जो है ना एवरीवन वुड कंट्रीब्यूट एंड देयर पिच इन। और अच्छा, फैमिली तो इस तरह के उसमें सपोर्ट ही नहीं करती, मतलब आपकी तो खुशकिस्मती है। मेरे कुछ एक दो मेरे अंकल्स हैं हु आर सेटल्ड अब्रॉड, अच्छा। और उन्होंने जो है ना थोड़ी बहुत हेल्प की, थोड़ी नहीं, बल्कि काफ़ी ज़्यादा हेल्प उन्होंने की, मेजॉरिटी जो हेल्प थी वो उन्होंने की थी। तो उसी बेसिस पे जो ना करते। उसके बाद सिंस started getting into the bigger leagues, तो इसमें ये होता है कि whenever you go fight in a big league, they pay for your travel, they pay for your ट्रैवल के fight लिए ठीक है। expenses, your accommodation, और हर एक चीज़ जो है ना उनसे paid for होता है, लेकिन that is only for a week. उसके अलावा जो हमारे ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं, जो इंटरनेशनल ट्रेनिंग कैंप्स होते हैं, उसके लिए जो है ना हमें खुद करना पड़ता है। तो वी ऑलवेज ट्राई टू गेट स्पॉन्सर्ड फॉर दैट एज वेल, कि जो जिम है हमने जो है ना उनसे ये डील्स की होती थी कि वी वुड रिप्रेजेंट यू, आपका जो है ना लोगो हम लोग बैनर पे लगाएंगे, शॉर्ट्स पे होगा, वी वुड मार्केट यू एज वेल, तो जो है ना हमें स्पॉन्सर करें। लेकिन उसमें भी अपना फूड और लॉजिंग का जो है ना हमें खुद करना पड़ता था। तो पेरेंट्स से हेल्प लेते थे, माई ब्रदर्स, सिंस वी हैव आवर ओन जिम, तो वहाँ से जो है ना उसकी इनकम से जो है ना हमें हेल्प मिलती थी, और साथ साथ लोग जो है ना कंट्रीब्यूट करते थे। तो दैट इज़ हाउ इट वेंट फॉर अस। अच्छा, और आपकी जो जितनी भी फाइट्स वगैरह हैं वो अराउंड द ग्लोब, अराउंड डिफरेंट कंट्रीज में होती हैं, या कोई स्पेसिफिक है कि इंडियन कंट्रीज में होती है? नहीं, मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स में बेसिकली देयर आर लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस, वो डिफरेंट कंट्रीज़ में भी होती हैं। पाकिस्तान के अंदर भी 3-4 ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि लाहौर बेस्ड हैं, कुछ हैं जो कराची बेस्ड हैं, और उसके अलावा जो इंटरनेशनल है मोस्टली अभी तक जो है ना फिलीपीन, सिंगापुर और मलेशिया और थाईलैंड में जो है ना हुआ है। और इनमें कराटे का भी बहुत कॉन्सेप्ट है कि मलेशिया वगैरह में वो जो कराटे किड मूवी थी, मैंने तो वही देखी हुई है, उससे इन एरियाज में ज़्यादा कॉन्सेप्ट है इसका। इस सेंट्रल एशिया में, साउथ ईस्ट एशिया में जो है ना बहुत ज़्यादा है। एशिया में क्योंकि इट्स द हब ऑफ मार्शल आर्ट्स, हर तरह के मार्शल आर्ट्स, कुश्ती, पहलवानी वगैरह जो है ना हमारे स्पेशलिटी हैं। बाकी मार्शल आर्ट्स फिलीपींस के, मलेशिया के, इनके हर एक के अपने जो है ना देयर आर फॉर्म्स ऑफ मार्शल आर्ट्स, उनके अपने जो है ना टाइप्स हैं। लेकिन अभी मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स के आने के बाद एवरीवन इज़ एक्सेप्टेड दिस स्पोर्ट, क्योंकि दिस इज़ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्पोर्ट इन द वर्ल्ड, तो सब ने इसको एक्सेप्ट किया है, और जो है एवरीवन इज़ मूविंग अलोंग विद इट। अच्छा, और आपको कितना डिफ़िकल्ट होता है बाहर के मुल्कों में जाकर एक्सेप्टेंस लेना, क्योंकि ऑब्वियसली बीइंग अ पाकिस्तानी तक कॉन्सेप्ट भी नहीं है, मेरे ख्याल से आप वाहिद ही पाकिस्तानी होंगे, या कोई और आपका इस तरह सपोर्ट है, क्योंकि ऑब्वियसली आप दूसरे कंट्रीज़ में जाते हैं, एक्सेप्टेंस आपको मुश्किल होती है मिलना, ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान को इतना वो उससे देखते भी नहीं, कितना मुश्किल है आपके लिए वहाँ पे एक्सेप्टेंस हासिल करना? फर्स्ट टाइम जब मैं गया था उस टाइम पे मुझे काफ़ी एक्सेप्टेंस तो खैर बहुत ज़्यादा है, लेकिन फ़र्स्ट टाइम जब मैं गया था, लाइक आई वाज सेइंग, उसमें मुझे जो चीज़ थोड़ी सी ऑड लगी थी, जब मैंने बताया पाकिस्तान से हूँ, तो द फर्स्ट थिंग दैट केम इन देयर माइंड वाज अ बॉम्ब ब्लास्ट। अच्छा। और उनको फिर आहिस्ता आहिस्ता एजुकेट करना लोगों को, और जिस भी फाइट पे जाता था वहाँ पे जो है ना हमारे ही मैसेज होता था, पीस थ्रू स्पोर्ट्स, और जो है ना स्पीचेस देना कि पाकिस्तानीज आर लाइक वी आर नॉट टेररिस्ट, वी आर फाइटिंग अगेंस्ट टेररिज्म, और जो है ना हम खुद इस चीज़ का शिकार हैं, सो वी आर ट्राइंग टू गेट आउट ऑफ इट और गिविंग अ पॉजिटिव मैसेज अबाउट पाकिस्तान। तो इस चीज़ की हमेशा कोशिश की, और जो है ना वो वीडियोज़ जो जितने लोगों ने वीडियोज़ बनाई, या जो भी इवेंट की वीडियोज़ होती थी, दे गॉट वायरल, और इट मेड बिग न्यूज़ इन थाईलैंड एंड फिलीपींस एंड मलेशिया एज वेल, कि अच्छा पाकिस्तानी ने ये बात की है। अच्छा, और मतलब इस तरह पाकिस्तान के अप्स एंड डाउन्स आपको भी उस तरह से अफेक्ट करते हैं बिल्कुल ऑब्वियसली? करते थे, लेकिन अब नहीं करते, क्योंकि एक्चुअली ऑन द कॉन्ट्रेरी अभी पाकिस्तान से जब बाहर जाके हम कहीं पे भी जो है ना पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमें वहाँ पे ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलती है। वो कहते हैं अच्छा आप पाकिस्तान जैसी जगह से उठ के आए हैं, सो दिस इज़ रियली गुड, कि पाकिस्तान में भी ऐसी चीज़ होती है और पाकिस्तान में भी ऐसा टैलेंट है। तो वो जो है ना उनको बहुत ज़्यादा एक तरह से इंटिमिडेट भी करती है, क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तानी आर सॉर्ट ऑफ रफ एंड टफ। तो साथ साथ जो है ना अमेज भी हो जाते हैं कि पाकिस्तानियों को अंग्रेज़ी बोलना भी आती है, और जो है ना लड़ना भी आता है। तो बहुत जो है ना हमें बहुत ज़्यादा, बल्कि पाकिस्तान से ज़्यादा प्यार हमें बाहर मिलता है उनके पाकिस्तान से। अच्छा, लेकिन देखें ऑब्वियसली एक बहुत डिफरेंट सी बात है, क्योंकि किसी भी मुल्क में जब हालात ख़राब होते हैं, सबसे पहले जब बैन लग जाता है वो पाकिस्तानियों पर लग जाता है। तो अगर आपको एक्सेप्टेंस मिल रही है तो ये बहुत बड़ी बात है। मुझे बताएं आप स्टडीज़ को किस तरह से मैनेज करते हैं, और पढ़ा लिखा होना, ऑब्वियसली आपने CS में ग्रेजुएट हैं, कितना इम्पोर्टेंट है अपने प्रोफेशन, जो भी आप प्रोफेशन बाद में परस्यू करते हो, साथ एजुकेटेड होना, क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप एजुकेटेड नहीं होंगे आप भी फिर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की तरह इंग्लिश बोलेंगे। नहीं, बिल्कुल एजुकेशन इज़ टॉप प्रायोरिटी एक्चुअली। कभी कभी नहीं, मोस्टली मुझे जो है ना यही हो जाता था कि
I would focus more on this aspect than my studies. I still have not graduated. अभी मेरा जो है एक्स्ट्रा सेमेस्टर्स लग रहे हैं और इसी वजह से क्योंकि फोकस ऑफ कोर्स करना मुश्किल हो जाता है, दोनों चीज़ों को बैलेंस रखना मुश्किल हो जाता है. Being educated is very important. I believe कि डिग्री से ज़्यादा आपका स्किल इंपॉर्टेंट होता है और हमारे टीचर्स भी जो है यूनिवर्सिटी की इसी चीज़ पे जोर देते हैं कि डिग्री इज़ फाइन, कि आप जो है ना प्राइवेट पेपर्स दे के बीए कर सकते हैं, लेकिन व्हाट स्किल्स डू यू हैव, दैट मैटर्स द मोस्ट. जितना भी जो मेरी डिग्री है इट्स एक्चुअली वेरी टेक्निकल, तो इसके लिए वी नीड टू हैव सम स्किल सेट विद अस. और बीइंग एजुकेटेड एंड हैविंग अ स्किल, आई थिंक दैट इज़ the best thing one can the ever most do to important thing. themselves. Exactly. क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को जो आपके प्रोफेशन को अपनाना चाहते हैं या आना चाहते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में तक कॉन्सेप्ट नहीं है? क्या मैसेज आप देना चाहेंगे उन लोगों को कि किस तरह की फील्ड है? क्योंकि ऑब्वियसली जब कोई एक्टर बनता है कहते हैं नहीं 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 मत जाओ, इस तरह का फील्ड. आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? Being honest, mixed martial arts is a sport, लेकिन at the same time it's fighting as well. लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि I'll opt for this sport and I'll earn millions in a year or within a year without getting hit and anything. सिर्फ MMA के लिए नहीं, जो भी स्पोर्ट होता है या whatever they do in life, my message to everyone is just the same all the time कि be realistic. They need to work hard and you just need to be realistic और fairy lands में जो ना रहना छोड़ दें कि अब you know everyone thinks कि if I do one thing 10 things are going to happen on their own. Which is not possible. हर एक चीज़ के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसेस करनी होती है, अपनी प्रायोरिटीज़ सेट करनी पड़ती हैं. True. तो जस्ट सेट योर प्रायोरिटीज़, वर्क हार्ड एंड गो गेट इट. अच्छा, मुझे बताएं, ख़वातीन भी होती हैं एथलीट की? नहीं, बिल्कुल ख़वातीन आजकल, बल्कि ख़वातीन ने मर्दों से ज़्यादा इस गेम स्पोर्ट को पिकअप किया है एंड दे आर लर्निंग वे फास्टर. यूजुअली जो होता है हमारे इस रीजन में ख़वातीन इसको एज अ सेल्फ डिफेंस इस्तेमाल करती हैं. अच्छा, वैसे मुझे लगता है ख़वातीन के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली कि कोई बिल्कुल. उनको कुछ कहे तो जाके 2-3 लगा दें. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग लूमी. बहुत मज़ा आया. टाइम की कमी होती है ऑब्वियसली हमारे साथ, वरना आपसे बातें करने में बड़ा मज़ा आता है. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग अस योर टाइम. इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू. थैंक यू सो मच. ये था हमारा ये सेगमेंट. विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक. ब्रेक के बाद हम वापस आएंगे तो अनदर गेस्ट विल जॉइन अस. कीप वॉचिंग राइज एंड शाइन विद बहरिया. वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. ब्रेक से पहले हमारे साथ लूमी थे. अभी हमें ज्वाइन किया रेहान अकरम ने. 2012 में उन्होंने बहरिया यूनिवर्सिटी से BBA किया और अभी वो CEO हैं रेहान अकरम फोटोग्राफी के. अस्सलाम वालेकुम. वेलकम टू द शो. थैंक यू. मुझे बताएं, फोटोग्राफी करना कितना मुश्किल काम है और ख़वातीन को मैनेज करना, हम पतले लगे ये लगे इस पोज से, कितना मुश्किल होता है? इतना मुश्किल नहीं है. अच्छा. बेसिकली फोटोग्राफी दो लोग देखते हैं कि भाई एक तो आजकल हर बंदा कैमरा पकड़ के समझता है कि सब फोटोग्राफर. हाँ, DSLR पकड़ के. यस, DSLR पकड़ के एग्जैक्टली. और उसके पीछे आपकी ऑफ कोर्स काफ़ी मेहनत होती है क्योंकि आपका जो इक्विपमेंट एज अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर मैं बात करता हूँ तो हम आम कैमरास तो यूज़ नहीं करते, ठीक है. प्रोफेशनल कैमरास यूज़ करते हैं और उनकी कॉस्ट वगैरह सब कुछ देखना. और जैसा कि मैं उस टाइम वेडिंग फोटोग्राफर हूँ, ठीक है. अच्छा. तो जो वेडिंग्स करता हूँ उसमें मेरा ब्राइड्स के साथ काफ़ी कंसर्न होता है. तो उनका ही होता है कि फेस हमारा छोटा पतला कर दें या हमारा फेस थोड़ा स्लिम आना चाहिए, हमारा साइड पोज आना चाहिए, ये चीज़ें वगैरह काफ़ी हमें फेस करनी पड़ती है. और औरतों को ज़रा मर्दों के मुकाबले में ज़रा डिफिकल्ट भी होता है मैनेज करना, कि नहीं? लेकिन अब हमें आदत पड़ चुकी है. हाँ, लेकिन आप ऑब्वियसली मैं चाहूँगी कि कोई मेरी तस्वीर ले, ना कि मैं किसी की अपने आप को भूल के उनकी तस्वीरें लूँ. कितना सेल्फलेस होता है एक फोटोग्राफर? सेल्फलेस तो नहीं कह सकते कि सेल्फलेस होता है. आप ये कह सकते हैं कि ऐसे लाइक कोई भी फीमेल अगर कहती है मेरी पिक्चर लें, ऑफ कोर्स DSLR कैमरे से आपकी पिक्चर टोटली डिफरेंट आती है जो आप ओरिजिनल लाइफ में होते हैं, ठीक है. तो एक एग्जांपल ऐसे आप ले लें वो चाय वाला जो आजकल पिछले दिनों जिसकी तस्वीर वायरल हुई थी. अब एज अ DSLR में उसकी बंदे की पिक्चर टोटली डिफरेंट आई थी.
और उसके में एडिटिंग भी बहुत की हुई थी कि नहीं? एडिटिंग नहीं, थोड़ा सा जब हम पिक्चर लेते हैं एक तो हम रॉ फॉर्मेट में लेते हैं, ठीक है। अच्छा। तो जब उसको हम एडिट करते हैं ऑफ कोर्स में कलर्स वगैरह आते हैं, ठीक है, तो कलर्स का थोड़ी कॉम्बिनेशन होता है, बाकी इसके अलावा इतनी एडिटिंग नहीं होती। अच्छा, और मुझे बताएं कि आपने फोटोग्राफी बाकायदा जो है वो सीखी, क्या इसमें एक स्टडी होती है फोटोग्राफी के पीछे, किस तरह से आपने मैनेज करना है क्या, क्योंकि इंस्टीट्यूशन है कोई फोटोग्राफी का, क्योंकि पाकिस्तान में कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इस तरह, हर कोई कैमरा लेके पिक्चर्स 2-3 अच्छी ले लेता है तो वो समझता है वो फोटोग्राफर है। मैंने कितनी कैनन की वर्कशॉप्स ऑर्गेनाइज करवाई हुई हैं, अच्छा। ठीक है, इस्लामाबाद में। इसके अलावा ऐसा मैंने सीखा नहीं है उन वर्कशॉप से, क्योंकि आई वाज ऑर्गेनाइजर। अच्छा। तो जो कुछ सीखा है वो मैंने खुद से ही प्रैक्टिस करके, जब मेरे पास फर्स्ट टाइम हाथ में कैमरा आया था तो लिटरली मेरे हाथ कांप रहे थे उस टाइम। अच्छा। ठीक है, तो उस टाइम मैं अपने लॉन में कुछ नेचर वगैरह की पिक्चर्स लेता रहता था, तो खुद से चीज़ों की सेटिंग सीखी कि लाइट अगर आपकी तेज़ आ रही है या हार्श लाइट आ रही है उसको कैसे कंट्रोल करना है। लेकिन ऑब्वियसली लाइटनिंग का भी एक बहुत हाँ, वही इसे कह रहा हूँ ना कि अगर हार्श लाइट आ रही है तो कंट्रोल कैसे करना है, डिफरेंट सेटिंग्स पे काम कर करके फिर इस चीज़ में मैं परफेक्ट हुआ। अच्छा, और आप वेडिंग को इवेंट्स को आप कवर करते हैं, वेडिंग्स को स्पेसिफिकली क्यों करते हैं? क्योंकि देखें डिफरेंट फील्ड्स हैं, जब बंदा फोटोग्राफी स्टार्ट करता है कुछ लोग नेचर पे चले जाते हैं, कुछ लोग लैंडस्केप में चले जाते हैं। और ये डिफरेंट है सारी फोटोग्राफी, नेचर की, वेडिंग की, और उसकी वेडिंग की सर लाइट मूड में होगी। वेडिंग की एक वो चीज़ मैं आपको उस वाले से बता सकता हूँ कि जो वेडिंग फोटोग्राफी है, क्योंकि जब भी बंदा एक कैमरा लेता है उसके बाद उसका एम होता है कि मुझे इससे कुछ ना कुछ अर्न करना है, ठीक है। अगर आप लैंडस्केप में जाते हैं, लैंडस्केप में मोस्टली लोगों को नेचर से कंसर्न होता है, नेचर की फोटोग्राफी करते हैं, ठीक है। उसमें सच पाकिस्तान में हमारा उसका इतना अर्निंग नहीं है, क्योंकि नेचर जोग्राफिक में पाकिस्तान से अभी तक कोई बंदा जा नहीं सका। अच्छा। ठीक है, और फिर उसके बाद आप आते हैं बाकी फील्ड्स में भी, लेकिन जब वेडिंग्स में आते हैं तो वेडिंग्स में एटलीस्ट यू कैन अर्न गुड। अच्छा, और आपकी पूरी एक प्रॉपर टीम होगी जो मेरी टीम है, उसमें 10 से 12 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, 10 से 12 अच्छे खासे लोग हैं जी। उसमें होता है कि ए टीम, बी टीम, सी टीम होती है। अगर हमारे एक दिन में 3-3 इवेंट आ जाए तो मैं डिवाइड कर देता हूँ। अच्छा। सीनियर असिस्टेंट के साथ दूसरी टीम जाती है। लेकिन ऑब्वियसली आप हेड हैं तो फिर अगर किसी की रिक्वायरमेंट आपकी हो, क्या आप उसको कवर मेरी करते हो? रिक्वायरमेंट मोस्टली होती है शूट्स पे। अच्छा, नीचे शूट्स करते हैं। मतलब आप इवेंट्स को इतना कवर नहीं करते, आप शूट्स करते हैं? इवेंट्स मेरे प्रोफेशनल टीम है, इनको मैंने ट्रेन किया हुआ है, तो वो सारे इवेंट्स करती है, मैं सिर्फ शूट्स करता हूँ। अच्छा, और पाकिस्तान में रिसेंटली मैंने बहुत फोटोग्राफी के कॉन्सेप्ट आ गया है कि हर कोई एक फोटोग्राफी का एक क्रेज़ आ गया है, हर कोई अपनी एक प्रोफेशनल फोटोग्राफी करवाना चाहता है, अच्छे फोटोग्राफर से करवाना चाहता है। आपकी क्या प्रायोरिटी लिस्ट होती है? आप क्या समझते हैं कि एक अच्छी पिक्चर, एक अच्छा फोटोग्राफर क्या है? मेरे से एक अच्छा फोटोग्राफर वो है जो कि एक तो क्रिएटिव हो, ठीक है, और आप डाउन टू अर्थ हो, ठीक है। क्योंकि हमें डिफरेंट क्लाइंट के साथ डीलिंग करनी पड़ती है। उसमें ये नहीं होता कि अगर क्लाइंट हमसे, क्योंकि कई दफ़ा होता है क्लाइंट हमसे वो चीज़ को समझ नहीं रहा होता जो हम अपनी आंख से देख रहे होते हैं, ठीक है, तो उसको समझाना पड़ता है। उसके लिए हमें बड़ी चीज़ों को फेस करना पड़ता है कि हमने उसको ये चीज़ नहीं बता सकते, ठीक है। तो फोटोग्राफी का नोट अब आहिस्ता आहिस्ता आप देखेंगे, अपना फेसबुक अगर खोलते हैं तो आपकी न्यू फीस पे तो ढेर सारे फोटोग्राफर्स का पेज बन गए हैं, स्पॉन्सर पोस्ट पे आपके वो आ रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अगर आप फोटोग्राफी कर रहे हैं, एक तो आप क्रिएटिव हो, ठीक है, आप क्रिएटिविटी के शॉट्स निकालें। इसके अलावा आप अगर देखें तो डिफरेंट ऐसे फोटोग्राफर्स हैं, वो पिक्चर्स तो ले लेते हैं, बट उनका एक ही होता है कि भाई आपने सामने बंदा बिठाया, उसकी पिक्चर ली और अपलोड कर दी, उसको स्पॉन्सर पे लगा दी। उसमें क्रिएटिविटी आप किस तरह दिखा सकते हैं, आप डिफरेंट एंगल से पिक्चर्स ले लें, वो थोड़ा सा एक डिफरेंट चीज़ आ जाती है, ठीक है। और जब तक आपने काम में क्रिएटिविटी नहीं लेके आएंगे, आप आगे नहीं निकल सकेंगे। अब मुझे इस काम में जब बहरिया से ग्रेजुएट हुआ तो मुझे 4 साल हो गए हैं, तो अब जो नई जनरेशन आ रही है वो डिफरेंट काम करना चाह रही है, लेकिन वो ये पैसे के लिए काम कर रही है। हमने 2 साल मेहनत करके इस फील्ड में आए, अब हमें पता है कि भाई हमने आहिस्ता आहिस्ता चीज़ को चेंज करना है, इनोवेशन लेके आनी है काम में, वरना फिर हम इसी तरह नई जनरेशन आगे आती रहेगी। क्योंकि अब वो स्टूडियो एक फोटोग्राफी होती थी जो आपको एक रूम में, आप एक रूम में बिठा देते थे और एक बैकड्रॉप लगा देते थे तो आपकी पिक्चर्स लेना शुरू कर देते और एक बिल्कुल वो कॉमन पोज, बीवी कुछ पे बैठी हुई और जो हस्बैंड है वो खड़ा हुआ, ये एक कंधे पे हाथ रख दें, कंधे पे हाथ, बिल्कुल एक कॉमन। अब तो इतना कॉन्सेप्ट आ गया लॉन्स में और होटल्स में, इतने अच्छे लोग, बिल्कुल वो आपकी बात सही है कि वो स्टूडियो से वो कॉन्सेप्ट चला गया, वो चीज़ अब खत्म हो गई है। और आई थिंक अब ये सोशल मीडिया का आई थिंक दौर है, क्योंकि अब मोस्टली जो हमें भी क्लाइंट्स बुक करते हैं, जो मुझे क्वेरीज आती हैं, वो फेसबुक के थ्रू बहुत ज़्यादा आती हैं। फेसबुक आपका हो गया, इंस्टाग्राम आपका हो गया, ये लोग अब इन चीज़ों पे आके ना फोटोग्राफर्स को हायर करना शुरू कर दिया लोगों ने। पहले लोगों को होता था कि एक लिमिटेड बजट रखा होता था लोगों ने, अब लोगों ने इसके लिए प्रॉपर एक बजट रख लिया। उनको पता है जिसको हम हायर करें, एक तो वो पढ़े लिखे बंदे हैं, उनका एक प्रॉपर फेसबुक पेज है और प्रॉपर ऑफिस है। और अब आप देखिए, अब तो ऑब्वियसली इतनी बड़ी बड़ी एल्बम्स होती हैं, किसी ज़माने में तो शादी की तस्वीरें भी नहीं होती। मतलब मेरे अम्मी अब्बू की मुझे याद है कि तस्वीर है शादी की,
और अब तो इतनी तस्वीरें होती हैं, एल्बम्स होती हैं बाकायदा। और पहले एक टाइम था वो पेस्टिंग एल्बम आपकी होती थी, तस्वीर को आप पेस्ट करके उसके ऊपर शीट लगा देते, बट अब आई थिंक वो चीज़ टोटली चेंज होगी। अब आपके वो डिजिटल एल्बम्स आ गए हैं, आपके वो कॉफ़ी टेबल एल्बम बोलते हैं उनको, वो आ गए हैं, अब टोटली चीज़ चेंज होगी। अच्छा मुझे बताएं, आपको अपना एक बजट आपने सेट किया होता है कि ये आपका बजट है, इससे ना इधर होना है ना उधर होना है, बस इसी पे फिक्स्ड, या आप जो आपकी जो ब्राइड्स हैं जिसको भी आप शूट करते हैं, वो अगर आपको कहें कि हमारा ये बजट है, हमें विद इन इस प्रीमिसेस में आप हमें एडजस्ट करें, तो क्या आपके क्या रेट्स होते हैं? क्या आप कहते हैं कि उनको ठीक है मैं जो आप कहेंगे उसके अकॉर्डिंगली, या नहीं आपके अपना एक रेट होता है? ऑफ कोर्स हमने एक लिमिट रखी होती है कि हमने उस लिमिट से नीचे नहीं जाना। अब कुछ क्लाइंट्स होते हैं जो हमारे किसी रेफरेंस के थ्रू आ जाते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं से रेफरेंस निकल आता है, लेकिन मोस्टली होता है कि हमने एक लिमिट रखी है। अगर कोई क्लाइंट आ रहा है और वो 3 दिन का कोई इवेंट हमसे करवा रहा है और उनका हमारा जो उसका टोटल अमाउंट बन रही है, कॉस्ट बन रही है, वो आपकी 2 लाख बन रही है, और वो कह रहे हैं जी मुझे 120 में करके दे दें, ऑफ कोर्स हम वो चीज़ नहीं करेंगे, ठीक है। तो हमने एक लिमिट तक रखा होता है कि हम 180 तक चले जाएंगे, 175 तक चलेंगे, 170 तक, इससे नीचे नहीं जाएंगे। और अगर नहीं होता हम वो भी देखते हैं कि पर मंथ हमारा क्या वेडिंग की रेटिंग्स आ रही हैं, कि कितने इवेंट्स हम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिहाज से भी होता है, कुछ डेट अगर हमने फिल करनी हो तो फिर हम डिस्काउंट काफ़ी ज़्यादा कर देते हैं। अच्छा। और अगर ना हो तो फिर हम होता है 170 180 तक हम क्लोज करने की कोशिश करते हैं। नहीं कोई बहुत ज़्यादा रेफरेंस आ जाए तो वहाँ पर रिगार्ड करना पड़ता है, क्योंकि मोस्टली मेरा जो तरीका ये है कि आई एम मोस्टली फैमिलीज़ का भी इस टाइम मैं फैमिली फोटोग्राफर बन चुका हूँ, इसी तरह के सॉरी, कि अगर आप किसी का भी ऐसा किसी फैमिली का एक इवेंट किया है, वहाँ पे अगर हमने उनके साथ थोड़ा नेगोशिएशन कर लिया है रेट पे, ठीक है, तो उसके बाद ये है कि वही फैमिली आपको दोबारा बुलाएगी या वहाँ से हमें कोई और इवेंट मिल जाएगा, ठीक है। तो हम उसके में फ्यूचर के बारे में सोच के कई दफ़ा हमें डिस्काउंट करना पड़ जाता है, लेकिन एक लिमिट रखी होती है ऑफ कोर्स हमने। लेकिन मुझे तो याद है कि अभी तो गांव में तो इतना कॉन्सेप्ट नहीं होता, और 5-6 हज़ार में शादी भी मुक जाती है, और मतलब यहाँ पे अब आई थिंक 1,50,000 से नीचे शादी नहीं खत्म। हाँ, लेकिन ऑब्वियसली चले लाख भी ना, लेकिन अब तो ऑब्वियसली आपको एक पूरा 1,00,000-2 लाख इतना पैसे तो आपको फोटोग्राफी के लिए भी रखना होता है। बिल्कुल रखना पड़ता और मेरे ख्याल से तस्वीरें ही जो बाद में रह जाती हैं, इवेंट तो खत्म हो जाता है, तस्वीरें फिर आप देख है, ये के मेमोरीज होती हैं आपकी। हाँ, तो आप मुझे बताएं, आप कितना एक इम्पॉर्टेंट समझते हैं लोगों के इवेंट को अच्छा बनाना, या आपकी क्या कोशिश होती है कि ऑब्वियसली जो लड़की आपसे फोटोग्राफी करवा रही होती है उसको तो होता है कि मेरी फोटोग्राफी अच्छी हो, कि मैंने एंड में यही चीज़ मेरी याद रह जाएगी। आपका क्या फोकस होता है कि मैंने अच्छी चीज़ अच्छी पिक्चर लेनी है, इनके इवेंट को अच्छा और यादगार बनाना है? आपका किस माइंड से जाते हैं, किस माइंड सेट से जाते हैं? थोड़े से होता है कि डीलिंग में ज़रा प्रॉब्लम होती है, मीटिंग्स करते हैं पहले, किस तरह से आप उसको एक अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं? ऑफ कोर्स पहले जब कोई भी क्लाइंट अगर हमसे लाइक क्यूरी मांगता है या हमें कोई कॉल वगैरह आती है कि भाई हमने आपसे इवेंट कराना है, अच्छा, उनको प्रॉपर हम ऑफिस बुलाते हैं, उनके साथ मीटिंग होती है। मीटिंग में हमारी कुछ मेन डिस्कशन होती है जो कि करना लाजमी होता है, अच्छा, ठीक है, क्योंकि पहले एक टाइम था लोग चीज़ों को लेते थे कि भाई एक फोटोग्राफर को बुला लिया, वो आके पिक्चर्स लेगा और चला जाएगा और बड़ा आसान काम है, ठीक है। अभी हमें बहुत सी चीज़ें देखनी होती हैं। अब आपने देखा होगा पहले आपकी वेडिंग्स होती थी वो एक हॉल्स में होती थी, अब वो कॉन्सेप्ट चेंज होकर मार्कीज़ में चला गया, ठीक है, बड़ी बड़ी मार्कीज़ आ गई हैं, ठीक है। उधर फंक्शन उधर अब लाइटिंग सेटअप आपको बड़ा कंट्रोल करना पड़ता है कि वहाँ का जो भी इवेंट मैनेजर है, ठीक है, उसने लाइटिंग किस तरह की रखी हुई है, ठीक है। सबसे पहले ये चीज़ आ जाती है, फिर उसके बाद आप का जो वहाँ पे गैदरिंग है वो किस तरह की है, ठीक है, क्योंकि कई दफ़ा हमें आउटस्टेशन इवेंट करने से जाना पड़ता है, ठीक है। इसलिए हम ये डिस्कशन ना क्लाइंट से पहले कर लेते हैं कि आपका इवेंट मैनेजर कौन है, ठीक है, और लाइटिंग वगैरह हम इवेंट अगर हमें उन्होंने शार्प 7 बुलाया या 6 बुलाया, अच्छा। हम आधा घंटा पहले चले जाते हैं। अगर लाइटिंग में कोई इशू आता है तो हम उसको अपने वे से ठीक करवा लेते हैं। अच्छा, मुझे बताएं, आपकी ऑब्वियसली आपने कहा 10 to 11 12 लोग आपकी टीम में, कितना इंपॉर्टेंट है आपकी टीम का होना? क्योंकि ऑब्वियसली अगर आप एक फोटोग्राफर हैं, आप हर चीज़ को कैप्चर नहीं कर सकते, लेकिन अगर मल्टीपल लोग हैं तो कोई चीज़ मिस नहीं होगी, ठीक है। कोई कैंडिड शॉट्स ले लेगा, कोई कुछ ले लेगा, कोई कितना इंपॉर्टेंट है एक टीम का होना और उनमें अंडरस्टैंडिंग होना? टीम का होना बहुत लाजमी, टीम नहीं है तो आप कुछ भी नहीं है, ठीक है। क्योंकि जब मैंने काम स्टार्ट किया था मैं खुद अकेला था, कोई टीम नहीं थी मेरे पास, ठीक है, अकेले मैं इवेंट्स वगैरह करता था। उसके बाद जब मेरी टीम बननी शुरू हुई, उनको मैंने ट्रेन किया। टीम आपकी फ्रेंड्स हैं या कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जो यूनिवर्सिटी के थे, जो सीनियर थे, जिन्होंने मुझे ज्वाइन कर लिया, ठीक है। अच्छा। और कुछ मेरे जो हैं जो कि बाहर से, मतलब वो यूनिवर्सिटी के नहीं है या वैसे ही जिन्होंने मुझे ज्वाइन किया हुआ है पिछले 2-3 साल से, ठीक है। तो वो टीम को डिवाइड इस तरह किया होता है कि हर एक बंदे को सिखाया हुआ है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑफ कोर्स अगर मेरी टीम के 12 मेंबर्स हैं तो उनके ऊपर एक हेड लाजमी होता है। अगर मेरे एक दिन में 3 इवेंट्स हैं तो 3 इवेंट्स में एक बंदा सीनियर असिस्टेंट लाजमी होगा जो कि उसको कमांड देगा
या उसको आगे ऑर्डर देगा कि आपने ये चीज़ें करनी है, वो चीज़ें करनी है। लेकिन ये काम की नेचर सेम है, ठीक है। जो जिनकी ड्यूटीज़ है कि एक बंदे ने किधर क्या करना है, एक बंदे का काम है कैंडिडेट कवर करना, एक बंदे का काम है उसने ग्रुप्स बनवाने हैं, वो पिक्चर्स लेनी है। फिर इसी तरह वीडियो की टीम है, वो भी अपना अलग सा काम कर रही होती है। अच्छा, मुझे बताएं फोटोग्राफी में भी डिफरेंस है कोई, मतलब एक कैंडिडेट फोटोग्राफी, मतलब अगर मैं आप एक फोटोग्राफर हैं तो आप कैंडिडेट शॉट्स नहीं ले सकते, या नहीं आप एक स्पेसिफिक शॉट लेंगे? नहीं, अब मैं अगर फोटोग्राफर हूँ तो मुझे तो हर किस्म की शॉट्स लेनी है। मैं शूट्स भी करूँगा, मैं कैंडिडेट शॉट्स भी लूँगा, अच्छा। ठीक है। मेरी स्पेशलिटी हर चीज़ में होनी चाहिए, ठीक है। मैं कैंडिडेट भी कवर करूँगा, मैं ग्रुपिंग भी कराऊँगा, मैं उनको पोजिंग भी कराऊँगा। हर चीज़ में मुझे होना है कि मुझे अगर किसी का मैं शूट कर रहा हूँ तो उसमें ब्राइट का अगर ड्रेस है, अगर वो ख़राब है तो मुझे ही ठीक करना है, ठीक है। क्योंकि नहीं ठीक करूँगा तो वो बाद में उनको इस चीज़ से इशू होगा। तो ये सारी चीज़ें मुझे करनी पड़ती हैं। अच्छा, आपको कभी होता है कि अगर आपने किसी की पिक्चर ली और आपको हुआ कि काश ये वाली चीज़ ऐसे ना होती, आप खुद ही सेटिस्फाइड ना हो बाद में देखकर कि ये चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए थी या ये चीज़ ख़राब हुई? क्योंकि ऑब्वियसली हम अक्सर जब देखते हैं, हम बीइंग ए ह्यूमन, हम कहते हैं कि ये चीज़ मुझे इस तरह नहीं करनी चाहिए थी। आपको तो कभी आपने कहा कि नहीं, ये दुल्हन की मैंने ये तस्वीर या ब्राइड की ये तस्वीर अच्छी नहीं ली, ये मैंने या बाद में आपको रिग्रेट हो कि ये मुझे ऐसे लेनी चाहिए थी? कई दफ़ा होता है इस चीज़ से, क्योंकि अच्छा। मोस्टली होता है कि पाकिस्तान में तो खैर यहाँ पे कोई बंदा टाइम का पाबंद नहीं है। तो अक्सर जो हमने एक टाइम रखा होता है, हमारे शूट की टाइमिंग होती है। अगर आउटडोर शूट की मैं बात करता हूँ कि वो आफ्टर द लाइक असर की जो नमाज होती है, इसके पास एक लाइट आ रही होती है, इसको मैजिक लाइट बोलते हैं। हाँ, वो मैं इसने बहुत अच्छी लाइट्स होती बहुत है। इंपॉर्टेंट लाइट होती अच्छा। है, क्योंकि वो हमें एक लाइट मिल रही होती है, उस लाइट में मोस्टली हमें शूट्स करने होते हैं। अच्छा। ठीक है। अगर वो उस लाइट से, क्योंकि क्लाइंट को नहीं पता, वो उस नज़र से दिखता, वो हमको 4 बजे बुलाते हैं कि वो 4:30 बजे आके कहते हैं हमारा शूट करें। तो जो मैंने घर से मैं एक पिक्चर बना के गया होता हूँ कि मुझे आज इस तरह की चीज़ निकालनी है, वो सारी ख़राब हो जाती है। और बहुत कम क्लाइंट्स होते हैं, यू कैन से वंस इन अ ब्लू मून, अगर आपके 6-7-8 क्लाइंट्स ऐसे होंगे जो कि टाइम पे आते हैं और जो उनका शौक होता है कि भाई आप जो मर्जी पोस्ट करें हम करेंगे। लेकिन हमारे पाकिस्तान में होता है कि मोस्टली ग्रूम्स तो तैयार हो जाते हैं, कि ब्राइड जब पार्लर जाती हैं वो पार्लर में ही बैठी रह जाती हैं और लेट हो जाती हैं। आपको कितना मुश्किल होता है ऑब्वियसली इस चीज़ के साथ डील करना, कि उनको पहले से आप बताते हैं कि प्लीज़ ये टाइम रखें, उनको आप बता देते हैं कि मैंने इस टाइम, जब मीटिंग होती है उनके साथ हम डिस्कशन करते हैं उस टाइम, बल्कि जब ग्रूम भी उनके साथ अक्सर होता है ना, ग्रूम्स आके बुकिंग करते हैं, ठीक है। तो वो कहते हैं जी ब्राइड तैयार हो जाएगी, तो उनको हम यही कहते हैं कि सर इधर बहुत लोग इस तरह की बातें करते हैं कि हम आ जाएंगे लेकिन नहीं आ पाते, क्योंकि कुछ फैमिलीज के ऐसे फर्स्ट टाइम शादी होती है, उनको ब्राइड्स को नहीं पता होता कि आज वो समझते हैं कि हम ही पार्लर तैयार होने जा रही हैं। वैसे ये दिसंबर का मंथ स्टार्ट हो गया, ये पीक मंथ होता है हमारा वेडिंग्स का। अच्छा। तो इसमें होता है कि एट अ टाइम पार्लर्स में 20-20 ब्राइड्स भी तैयार हो रही होती हैं। तो हमने उनको इसलिए कहते हैं अगर आपने 12 बजे की टाइमिंग दी है तो आप 11 बजे चले जाएं, 10 बजे चले जाएं, बट मेक श्योर आप टाइम से, अगर मैनेज करेंगे तो हम शूट करेंगे। अगर आप हमें बाद में ये कहेंगे कि एक ब्राइडल रूम है और उधर आप हमारा शूट कर दें, वो हम चीज़ नहीं करते, क्योंकि उसमें हम क्रिएटिविटी नहीं कर सकते। एक बैकग्राउंड है, उसमें हम कितनी पिक्चर्स ले सकते हैं। और फिर वो बाद में गिला आपसे ही करेंगे कि नहीं, गिला हम नहीं करेंगे, हम हर चीज़ क्लियर करते हैं साथ साथ। अच्छा, मुझे बताएं टाइम मैनेजमेंट कितनी इंपॉर्टेंट है बीइंग अ प्रोफेशनल? कितना इंपॉर्टेंट है आपको टाइम मैनेज करना, या आप कितना ज़रूरी समझते हैं कि अगर ऑब्वियसली चल ब्राइड्स की उनकी तो गलती ज़्यादातर उन्हीं की होगी, लेकिन आप क्या समझते हैं कि आपके लिए टाइम मैनेज करना कितना इंपॉर्टेंट है? आपको पता होता है कि मैंने इस वक्त जाना है तो मैंने किस तरह से उसको मैनेज करना है, अगर मल्टीपल शूट्स आ गए और तीनों शादियों की रिक्वायरमेंट ये है कि आपने उनकी फोटोग्राफी करनी है, किस तरह मैनेज करते हैं फिर उसको? अगर मल्टीपल इवेंट्स आ गए हैं तो हम कोशिश करते हैं कि हम वेन्यू एक ही रखें शूट्स का। अच्छा। ठीक है। उस पर भी अगर क्लाइंट नहीं होता तो हम उनके साथ कह देते हैं कि हम अपना सीनियर असिस्टेंट भेज देंगे, वो इस चीज़ को देख लेगा, ठीक है। मोस्टली ये होता है कि मैंने एक टाइम एक ही वेन्यू पे 2-2 शूट्स किए हुए हैं, कि एक शूट से फ्री हुआ, हमने टाइमिंग मैनेज की है, एक को 4 बजे, एक को 4:30 बजे। अच्छा। उनमें से जो पहले आ गया वो शूट करा लेगा, जो लेट आएगा उसके रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये चीज़ हम साथ क्लियर करते हैं, क्योंकि वेडिंग्स में अगर आप बात करती हैं तो वेडिंग्स में काफ़ी लोग इस तरह के इशू करते हैं और शादियों में तो कोई चीज़ टाइम पे होती भी नहीं है। नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती। खासतौर पे शूट्स की बात करूँ, इवेंट पे तो होता है कि अब तो पहले चीज़ थी कि आपके इवेंट स्टार्ट होते थे 6 बजे 5 बजे, अब तो आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने इसको 9 बजे भी वेडिंग स्टार्ट हो रही होती हैं, ठीक है, और 10 बजे भी स्टार्ट हो रही होती हैं। इस्लामाबाद की बात करूँ अगर आप, हम आउट स्टेशन चले जाते हैं लाहौर वगैरह में, वहाँ पे तो 10 बजे ऐसे होता है कि वो 10 बजे सारी लाइट्स ऑफ हो जाती हैं। क्योंकि मुझे 2 दफ़ा एक्सपीरियंस हुआ तो वो बड़ा अजीब सा लगता है, क्योंकि हमें इस्लामाबाद की आदत होती है और वहाँ पे वो 10 बजे पूरा ब्लैकआउट कर देते हैं। और गुस्सा नहीं आता आपको फिर? आपको बस दिल नहीं करता वो बस शूट ना एक करो? सेटिस्फेक्शन नहीं होती हमें काम की, कि आप एक तो 8 बजे आप आए हैं, सही बात और है। 10 बजे आप कुछ कर भी नहीं सके, क्योंकि आप देखें माइंड में सोच के जाते हैं आज मुझे ये चीज़ इस तरह। अच्छा, आप होमवर्क पहले से करके जाते हैं कि ये मैंने इस तरह करके जाना है? कोर्स करके जाते हैं कि सोचा होता है कि आज शूट इस तरह के करने हैं, इस तरह की कभी डिफरेंट करनी है। अगर क्योंकि देखिए 4 साल से काम करो, अगर 4 साल से आप काम करो को एक ही
रूटीन पे फॉलो करेंगे तो वो इनोवेशन नहीं आएगी, आप उसी तरह रहेंगे। तो इसलिए आपको कुछ ना कुछ भी चेंजिंग लानी पड़ती है। एंड ऑब्वियसली फिर डीलिंग के साथ भी लेकिन आपका गुस्सा कभी ब्राइड्स पे निकलता है कि यानी बस आप खुद ही बस उसको पी जाते हैं कि नहीं बस अब मजबूरी है? इस काम में पीना पड़ता है, गुस्सा नहीं कर सकते आप। हाँ, इसलिए मैं कहना बहुत डाउन टू अर्थ आपको रहना पड़ता है, ठीक है। क्लाइंट्स के सामने क्लाइंट गलत भी है तो आप उनको कहें ठीक है हम हमारी गलती है, लेकिन आप उनके सामने उनको नहीं बुरा हुआ कह सकते कि नहीं आपकी गलती है। कुछ चीज़ों में इसलिए कह रहा हूँ, हर चीज़ को हर पॉइंट टू पॉइंट हम क्लियर करते हैं और ये मीटिंग्स में क्लियर कर लेते हैं। अब कुछ फैमिलीज होती हैं, आज से पहले आपने देखा होगा जो इवेंट्स होते थे, लोग खाना खा रहे हैं, खाना खाते हुए पिक्चर्स, खाना खाते हुए वीडियो बना रहे हैं, वो चीज़ अब खत्म हो गई है। ये चीज़ें हम डिस्कस करते हैं क्लाइंट को, कई दफ़ा हम कहते हैं कि आपको थोड़ा सा वियर्ड लगेगा कि हम ये आपसे चीज़ पूछ रहे हैं, लेकिन कुछ फैमिली की रिक्वायरमेंट होती है कि आप खानों की पिक्चर लें। अब वो चीज़ आहिस्ता आहिस्ता खत्म होती होगी वो। अच्छा, मुझे ये बताएं जाते जाते कि मैंने सुना है कि जब आप पिक्चर लेते हैं तो पर पिक्चर जो लाइफ जो है कैमरे की वो रिड्यूस हो जाती है, ये बात सही है कि नहीं? कैमरे का शटर काउंट होता है बेसिकली। अच्छा, ठीक है, जो आप क्लिक करते हैं तो आपको एक आवाज़ सी आती है, साउंड सी आती है, वो शटर काउंट लोगों के कितनी क्लिक्स हो गई हैं? वो लोग ये कहते हैं कि 1 लाख के बाद ना कैमरा आपका डेड हो जाता है। अच्छा, ठीक है, क्योंकि जब मैंने अपना पहला कैमरा लिया था, आई थिंक वो लाख भी हो गया था, उसके बाद मैंने सेल भी कर दिया। जो बंदा यूज़ कर रहा है वो अभी तक चला रहा है उस कैमरे को। अच्छा, ठीक है, वो और बात है कि आप इसको कितनी केयर के साथ यूज़ करते हैं, लेकिन ये कि मतलब आप कंजूसी नहीं करते पिक्चर्स लेने में, दिल खोल के पिक्चर्स लेते हैं? बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप पाकिस्तान में जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनको क्या कहना चाहेंगे कि फ़ोटोग्राफी का जो ऑब्वियसली मीडिया स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए कितना ज़रूरी है फ़ोटोग्राफी को पढ़ना, क्योंकि एक मीडिया से रिलेटेड भी है। क्या आप कहना चाहेंगे कि अगर आपने या किसी भी स्टूडेंट ने जो फ़ोटोग्राफी को परसू करेगा उसको पढ़ कर आना कितना इम्पोर्टेंट है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप अगर इसी तरह कैमरा उठा के आप आ जाएंगे और आप समझेंगे कि मैं फ़ोटोग्राफर बन गया हूँ, या आप किसी को भी फॉलो करते हुए कि भाई इस चीज़ से आपकी अर्निंग होती है, ठीक है, तो आप क्या होगा, आप 1 इवेंट 2 इवेंट्स करेंगे, उसके बाद आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऑफकोर्स आपको इससे पहले स्टडी करके आना पड़ेगा कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कैमरे की सेटिंग क्या है, कैमरे को लाइट पे कैसे कंट्रोल करना है। ठीक है, और आपको डीलिंग आनी चाहिए। ठीक है, अब एक पढ़ा लिखा बंदा होता है, उसको डीलिंग का तरीका पता होता है कि मुझे डीलिंग किस तरह करनी है, क्लाइंट से किस तरह की बात करनी है। ठीक है, तो ये प्रॉपर एक आपको स्टडी करके आना पड़ता है। और इंस्टीट्यूशन अब ऐसा इस्लामाबाद है, यहाँ पे डिफरेंट इंस्टीट्यूशन है जो फोटोग्राफी आपको सिखा भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। ठीक है, तो वर्कशॉप्स ही होती रहती हैं, क्योंकि आप देखें हर ईयर ना फोटोग्राफी में ना इजाफा होता है, हर बंदा अब कैमरा लेता है, वो सीखना चाहता है, लेकिन उसको प्लेटफॉर्म नहीं मिलता। लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता चीज़ को यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे स्टार्ट कर दी है, कुछ वैसे भी इंस्टीट्यूट्स हैं जो इस चीज़ को करवा रहे हैं। ओके, आपका रेहान अकरम फोटोग्राफी के नाम से फेसबुक पेज है, वहाँ पे आप जाके इनसे कोई भी आपकी क्वेरीज हैं आप पूछ सकते हैं। अगर आपने अपनी शादी की फोटोग्राफी करानी है तो आप ज़रूर जाके इनसे करें। हमें भी कोई पैकेज दे दें, कोई डिस्काउंट पैकेज, हम भी हमारी यूनिवर्सिटी में किसी की शादी हो हम आएँ। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड गिविंग अस योर टाइम, इट वाज प्लेजर हैविंग यू। ये था हमारा आज का शो, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। हमें ज़रूर अपना फीडबैक दें BU TV पर, और देखते रहिए राइज एंड शाइन विद बहरिया। टेक केयर, खुदा हाफिज़।